नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के इस बढ़ते क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप को। तो इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने उन सभी चैप्टर्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो आसानी से लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। या आप यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी वाइज सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स या ज्योग्राफी वाइज सॉफ्ट स्टडी आकाश सर, तो भी आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से कंप्लीट ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट दिखेगा, आप वहां से सारे वीडियोस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय को न गंवाते हुए हम लोग इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर का नेम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तो मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन के तौर पे कि आपको याद होगा चैप्टर 4 में आपने प्राथमिक क्रियाएं के बारे में पढ़ा, चैप्टर 5 में आपको द्वितीय क्रिया के बारे में पढ़ाया गया। तो उसी तरह से अभी चैप्टर 6 में तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टर्म्स जो है वो पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी हमें पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है, तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता दूं जिस तरह से आपने प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ा द्वितीयक, तो उसी तरह से इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो आपके मानवीय क्रियाएं हैं वो एक श्रेणी के रूप में काम करती हैं। जैसे आपने प्राथमिक के बारे में पढ़ा, फिर आपको द्वितीयक पढ़ने के लिए मिला, अब आप तृतीयक और चतुर्थ और पंचम क्रियाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार से मानवीय क्रियाएं जो है वो एक श्रेणी के रूप में, ठीक है, एक श्रृंखला के रूप में काम करती है। और देखिए अगर हम लोग देखिए कैसे श्रृंखला के रूप में काम करती है, अगर आप किसी देश की आर्थिक स्थिति को देखेंगे मेरे भाई, तो वहां के जब प्रथम अवस्था रहती है, पहली अवस्था जो कि आपने प्राथमिक क्रियाएं में पढ़ा था, तो पंचम अवस्था में आपको देखने के लिए यही मिला सर कि जो भी लोग होते हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जैसे भोजन, वस्त्र और आवास के उत्पादन में लगे रहते हैं ना। और उसके बाद निर्माण और उद्योग के क्षेत्र में लोगों का योगदान बढ़ता है, जिसको हम लोगों ने द्वितीयक अवस्था यानी द्वितीय क्रियाएं का नाम दिया था। और उसके बाद जब उत्पादन बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं, विनिमय करते हैं। तो विनिमय के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, विनिमय का मतलब होता है व्यापार। तो यहीं से तृतीय क्रियाकलाप का प्रारंभ होता है। मतलब तृतीय क्रियाकलाप कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार से आपने प्राथमिक द्वितीय के बारे में पढ़ा, तो उसी से ये भी संबंधित है। प्राथमिक सब एक श्रेणी में काम कर रहा है, प्राथमिक के बाद द्वितीयक, द्वितीय के बाद तृतीयक, तृतीयक चतुर्थक और पंचम। तो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये हमारा जीता जागता इंट्रोडक्शन हुआ। देखिए चैप्टर में आपको सेवा सेक्टर से ये संबंधित है तीनों जो आपका क्रियाकलाप है, तृतीयक हो गया, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, ये तीनों क्या है तो सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप में आप व्यापार, परिवहन, पर्यटन, मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा, बस ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताने के लिए लिया गया था। तो तृतीय के बारे में बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ना है, चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में भी आपको पढ़ना है, और देन आपको पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी कुछ कंसेप्ट आपको जानने हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले तृतीय क्रियाएं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में भर भर के सवाल बनते हैं और इसका कंसेप्ट भी आपके पास होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा सवाल आपके बनते हैं भाई। क्रियाएं से जो आपका ये क्रियाकलाप वाला चैप्टर है, एक्टिविटीज वाले चैप्टर है, इससे बहुत सवाल बन जाते हैं। तो आप बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। आइए समझते हैं। देखिए तृतीय क्रियाकलाप, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि सर तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। जैसे देखिए अभी मैं आपको सेवा दे रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो जब आपको मतलब पैसे के बदले कोई सेवा प्राप्त करवाया जाए, पैसे के बदले आपको कोई सेवा प्रदान किया जाए, उसी को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। मतलब इसमें किसी वस्तु का उत्पादन ये सब कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, सेवा दिया जाता है, वो भी किसके, तो पैसे के बदले सेवा देना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वैसा क्रियाकलाप जिसमें ज्ञान, कौशल, अनुभव इत्यादि विशेषज्ञता के आधार पर सेवा का मूल्यांकन होता है, उन्हें तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ये तो जनरल सा डिफिनीशन हुआ कि मतलब जिसमें कौशल, अनुभव, अब मेरे पास मैंने इसके बारे में तृतीय क्रियाकलाप के बारे में अच्छे से कौशल को प्राप्त कर लिया है, मैंने इसको अच्छे से समझ लिया, देन आफ्टर मैं आपको समझा रहा हूँ। और क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसके बदले में मुझे पैसे दे रहे हैं, तब मैं आपको समझा रहा हूँ ना। तो पैसे के बदले में अगर आपको कोई सेवा दी जाती
आती है उसको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। तो वही कहता है कि तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, मतलब इसमें सेवा दिया जाता है आपको, सेवा सेक्टर से ये संबंधित है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्य जो श्रमिक होते हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। कहने का मतलब जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जैसे आपका अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो ऐसे देशों में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं उनकी संलिप्तता किसमें होती है, वो तृतीय क्रियाकलाप में होते हैं। अपेक्षाकृत कहता है यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर, तो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की अपेक्षा तृतीय क्रियाकलाप में लोगों की जो संलग्नता होती है मेरे भाई, जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वहां पे ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है, सिंपल सा बात है कि वहां के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं तो सेवा ज्यादा प्रदान करेंगे, है ना, तो ये बातें कही जाती है, ज्यादा लोग सेवा क्षेत्र में ही संबंधित रहेंगे। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पर उत्पादन कहने का मतलब हो गया सेवा का उत्पादन, ठीक है, और विनिमय का मतलब हो गया व्यापार, विनिमय का मतलब हो गया व्यापार, ठीक है, व्यापार मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार होता है ना वो। तो ये यहाँ पर कहता है कि तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है। उत्पादन मतलब सेवा का उत्पादन, ठीक है, सेवा का उत्पादन, उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है। देखिए कहा गया ना कि उत्पादन में क्या होता है, सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, और उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। मतलब कहा गया कि सेवा यानी उत्पादन मतलब सेवा, तो सेवा अगर दिया जाए तो अगर परोक्ष रूप से मतलब कहा जाए डायरेक्टली रूप से आप कहिए कि जो आपके पारिश्रमिक होते हैं और वेतन के रूप में मापा जाता है, मतलब कोई वेतन अगर उनको देगा तभी वो आपको सेवा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप डॉक्टर से कोई सेवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर से अगर आप कोई सेवा लेते हैं तो उसके बदले में आप डॉक्टर को पैसा देते हैं ना जी, वेतन देते हैं ना। तो कहता है कि यहाँ पर देखिए उत्पादन का मतलब समझिएगा, उत्पादन मतलब सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, सेवाओं का उत्पादन। तो वही कहता है उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है, मेहनत और वेतन के रूप में सेवाओं को मापा जाता है। ये हो गया तृतीय क्रियाकलाप। और भी बहुत सारे टर्म्स मैंने ऐसे टर्म्स लिखे हैं जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। विनिमय वही मैंने आपको बताया, विनिमय का मतलब भी मैंने आपको बता दिया सिंपल सा टर्म्स में कि आप व्यापार समझिए। तो कहता है व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं ये सब क्या होते हैं, विनिमय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। मतलब इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, सेवाओं का उत्पादन। तो उत्पादन अगर कहे तृतीय क्रियाकलाप में तो वस्तुओं का उत्पादन से आप नहीं समझिएगा, कहता है कि व्यावसायिक उत्पादन से सम्मिलित होता है। तो कहता है इसमें मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस सेवा सेक्टर में क्या होता है कि मूर्त वस्तुओं का उत्पादन जो होता है, मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कहता है यहाँ पे एक और टर्म्स देखिएगा कि द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। यानी कि हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक में देखा था कि क्या होता है कि लोग मतलब प्राकृतिक रूप से चीजों पे संलग्न रहते हैं उद्योग में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोग जब आपको सेवा देंगे ना तो उस क्षेत्र में उनका मतलब कहिए कि बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, स्किल वो गेन किए हुए रहेंगे। जैसे आपको घर बनवाना है, ठीक है, आप किसी इंजीनियर के पास गए अपना नक्शा बनवाने के लिए, तो वो इंजीनियर बताएगा ना कि हाँ आपको 2 BHK का इसमें फ्लैट बनेगा इतना जमीन में, या 3 BHK का, इधर किचन होगा, इधर बाथरूम होगा। तो वो क्या किया है, उसने पहले पढ़ाई कर रखा है, उसके बारे में उसके पास स्किल्स है, आप उसको पैसा दे रहे हैं, उसके बदले वो आपको बता रहा है कि हाँ किस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने घर को बनाना है। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं का अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। किसमें, तृतीय क्रियाकलाप में, ठीक है, ये तृतीय क्रियाकलाप की बात की जा रही है। कुछ सामान्य उदाहरण जैसे बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, अध्यापक, ये देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि का काम, ये सब इन सभी को आप क्या कीजिए, कुछ वेतन दीजिएगा, कुछ आपको इनको आप प्रोवाइड करिएगा वेतन के रूप में, तभी जाकर ये आपको सेवा प्रदान करेंगे। तो वैसा मतलब आप कह सकते हैं काम जिसमें कि मतलब
पैसे के बदले सेवा प्रदान करवाना ही तृतीय क्रियाकलाप होता है। जैसे आप देख रहे हैं बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, दुकानदार। और देखिए डेफिनेशन अगर बोला जाए तो आप इसको भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है तृतीय क्रियाकलाप का ये टर्म्स आपको समझ में आ गया कि तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है सर। ये जनरली सेवा से संबंधित होता है। और कैसा सेवा सर, तो वेतन के बदले सेवा देना, ठीक है, मतलब पैसे के बदले सेवा प्रदान कराना ही तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य काम है। चलिए अगला देखिएगा, सेवाओं का प्रमुख वर्ग। जैसे सेवाओं का प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है: व्यापार एवं वाणिज्य, संचार, मनोरंजन, गैर सरकारी संगठन, परिवहन सेवाएं, प्रशासन। देखिए अभी मैं आपको यहाँ डाटा के माध्यम से समझा दूं। देखिए यहाँ पर आपको ये डाटा क्लियरली दिख रहा होगा मेरे दोस्त। तृतीय क्रियाकलाप की अगर हम लोग बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। 4 तरह के प्रकार आपको तृतीय क्रियाकलाप के बताया गया है। और ये सब देखिए सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। कौन? तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और आपका पंचम क्रियाकलाप। तो अगर व्यापार और वाणिज्य के बारे में देखें तो थोक और फुटकर व्यापार, थोक नगरीय, थोक में भी आपका हो जाता है नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियां, फुटकर में भी हो जाता है नगरीय और ग्रामीण। फिर देखिए परिवहन में रेल, सड़क, वायु, जल। संचार में आपका दूरसंचार, दृश्य श्रव्य। सेवाएं में आपका पर्यटन, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक। फिर आपको चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ना है, पंचम क्रियाकलाप पढ़ना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर टर्म्स आपको दिए गए हैं सबके बारे में आपको बारी बारी से पढ़ना है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, देन आप संचार के बारे में पढ़िएगा और फिर सेवाओं के बारे में आप पढ़िएगा। उसके बाद चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये चीजें मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं व्यापार व वाणिज्य से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की हम लोग बात करें तो आप व्यापार का मतलब समझते हैं, वाणिज्य का मतलब व्यापार और वाणिज्य। तो कहता है देखिए व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। शहरों या देहातों में स्थित दुकानों जहां माल का भंडारण या वितरण होता है व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। तो कहने का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर कहा है कि व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात अगर करें हम लोग तो आपने देखा है सार्क आपने देखा है, सार्क सदस्य देश बनाए गए हैं, व्यापार के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है, तो बहुत सारे, वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपका। तो ये सब आपके बनाए गए व्यापार से रिलेटेड। तो कहता है कि देखिए व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, जैसे आज भारत है वो अपने पड़ोसी देशों से क्या करता है, व्यापार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही बातें हैं यहाँ पे। और एक बात यहाँ पर और कहा जाता है कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं सर, तो शहरों और देहातों में स्थित दुकानें जहां माल का भंडारण या वितरण होता है, मतलब जहां पे माल रखा जाता है, और वितरण का मतलब जहां से बांटा जाता है, उसको व्यापारिक केंद्र कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं: संग्रहण और विपणन। विपणन मतलब बाजार, विपणन मतलब आप बाजार कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजार। तो ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजार भी आप समझ लीजिए। तो देखिए व्यापार के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो सबसे पहले देखिए ये जो 2 टर्म्स है आप ये भी समझ लीजिए, देन आपको मैं ग्रामीण बाजार के बारे में भी और नगरीय बाजार, इन दोनों टर्म्स पे भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं ना। देखिए तृतीय क्रियाकलाप में सेवाओं का उत्पादन हुआ, और सेवाओं के उत्पादन से जब आप व्यापार, सबसे ज्यादा क्या होता है, व्यापार में आप पैसे दीजिए और सेवा लीजिए, है ना। तो अब उसमें हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं व्यापार और वाणिज्य में। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो व्यापार होता है वो ग्रामीण विपणन केंद्र से भी किया जाता है और नगरीय विपणन केंद्र से भी किया जाता है। फिर कहा गया कि व्यापार जो होता है वो थोक भी होता है और फुटकर व्यापार भी होता है। तो थोक व्यापार मतलब आप होलसेल वाला कहिए। तो होलसेल व्यापार जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, कोई क्या है, फैक्ट्री है, और कोई एक बड़ा सा दुकान जो होता है वो बन गया, एक बड़ा सा दुकान हो गया, और वहाँ के आसपास के जितनी भी बाजारें हैं, आसपास जहाँ जहाँ बाजार लगता है या दुकानें हैं, उन दुकानों में इस फैक्ट्री से पहले माल यहाँ आया और यहाँ से क्या किया, ये जो है ये दुकान जो है सब जगह जितने भी दुकान है उन जगहों पे क्या किया, माल को भेजा। तो थोक व्यापार का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर देखिए बातें यहाँ पर कही जाती है कि थोक व्यापार का मतलब होता है कि बिचौलिए स्थापित करते हैं जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। यानी कि जो थोक व्यापार होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, जहां पे वस्तुओं का उत्पादन होता है वहां से वस्तुओं को ले लेता है, और लेने के बाद जो ये फुटकर व्यापार वाले होते हैं तो फुटकर व्यापार वाले को क्या करता है, ये थोड़े थोड़े करके सामान में बेचता है। और जो ये फुटकर व्यापार होते हैं दोस्तों वो
आप कह सकते हैं कि थोक व्यापार पे ही डिपेंड रहते हैं। जैसे कि देखिए, फुटकर व्यापार से तात्पर्य ऐसे व्यापारी से जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है। जैसे आपके रेहड़ी वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, तो ये सब आपके आ जाते हैं किसमें, ये सब आपके आ जाते हैं फुटकर व्यापार में। और थोक व्यापार तो आप समझ ही गए, मतलब डायरेक्टली क्या करेगा कि डायरेक्टली फैक्ट्री से सामान को लेगा और थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोक में आपको ये फुटकर व्यापार वाले को देगा। और फुटकर व्यापार वाले किस पे डिपेंड रहते हैं, थोक वाले पे। थोक वालों के यहाँ से क्या करते हैं, सामान लेते हैं और फिर जाकर मतलब लोगों को, उपभोक्ताओं को थोड़ा थोड़ा करके सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए व्यापार और वाणिज्य में मैंने आपको बोला था ग्रामीण विपणन केंद्र, जो ग्रामीण बाजारीय केंद्र है, और नगरीय बाजारीय केंद्र है, इसको समझेंगे। तो ग्रामीण बाजारीय केंद्र क्या होता है, ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। गांव में आप रहते हैं तो आपको पता होगा, गांव में जो बाजार लगता है तो वो क्या होता है कि निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करता है। जो भी आसपास के बगल के, जैसे बाजार अगर कहीं क्षेत्र पे लग रहा है गाँव के आसपास में, तो आसपास के जितने भी छोटे मोटे गाँव हैं सबका क्या करता है, तो वो पोषण करता है। और ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब ये जो होता है ना, यह केंद्र जो होता है स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करता है। मतलब स्थानीय लोगों की जो उपयोगिता है, स्थानीय लोगों को जो जरूरत है वही चीज़। जैसे गांव में आप चले जाइएगा, कोई कोई दुकान में अगर आपको जाकर कोई खास चीज़ आपको चाहिए जो कि लोगों का मांग ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। गांव में जनरली वही चीज़ मिलेगा जिसका ज़्यादा डिमांड है, जो लोगों का उपयोग में आता है, जो ज़्यादा लोग, गांव के लोग उपयोग कर रहे हैं, उन चीज़ों को वहाँ पे दुकान में रखा जाता है। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है। मतलब व्यक्तिगत और व्यावसायिक, मतलब वही चीज़ें उपस्थित होती है जो स्थानीय लोगों का उपयोग का काम होता है। कुछ खास चीज़ें आप जाइएगा तो वो चीज़ें आपको गाँव में ना भी मिले। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं। मतलब जो स्थानीय लोगों का जो डिमांड है, मांग है, उसकी ही पूर्ति करता है कौन, ग्रामीण विपणन केंद्र। नगरीय विपणन केंद्र, तो ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। समझ गए ना, मतलब इनके यहाँ में बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, तो ये हर तरह की सेवाएं प्रदान कर देते हैं। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, मतलब बनाए गए वस्तुओं को भी प्रदान करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रामीण होता है, ग्रामीण में केवल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो गाँव के लोगों की आवश्यकताएं हैं, जैसे आप मान लीजिए, बातें कर लीजिए, ऐसे तो आप नमक का दुकान हो गया, नमक वाले जाइएगा तो पूरा किराना दुकान में आपको नमक, तेल ये सब मिल जाएगा। लेकिन कोई खास चीज़ खोजिएगा तो गांव में मिलता है जी, नहीं मिलता है। और ये जो ग्रामीण विपणन केंद्र है ना, ये आपको मतलब किसी खास दिन जो बाजार उजार होता है वो लगाया जाता है सप्ताह में, आपने देखा होगा। तो नगरीय विपणन केंद्र की बात करें हम लोग पहले, तो ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। नहीं जी, नगर में आपको अध्यापक भी मिल जाते हैं, आपको वकील, डॉक्टर और परामर्शदाता जिनसे आप परामर्श लेते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो जनरली ग्रामीण और विपणन केंद्र में यही बताया जा रहा है। देखिए दूसरा जो यहाँ पर टर्म्स आपको पढ़ने के लिए था, आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा जो आपको, पहले तो व्यापार और वाणिज्य पढ़ना था, जिसमें आपने थोक और फुटकर के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर थोक और फुटकर के बाद आपने ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में पढ़ा। दूसरा जो टर्म्स है आपका यहाँ पे परिवहन आ जाता है। तो अब हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परिवहन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं पटना में हूँ और मुझे अपने गांव में जाना है, तो मैं सड़क के माध्यम से जाऊंगा ना, तो मैं सड़क के माध्यम से, सड़क की सहायता से अपने गांव की ओर जाऊंगा, अपने गांव पहुंचूंगा। तो परिवहन का जनरली मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाना ले जाना परिवहन कहलाता है। वर्तमान समय में परिवहन पर बहुत सारी गतिविधियां निर्भर करती है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और वर्तमान समय में परिवहन बहुत सारी गतिविधियां निर्भर करती है, मतलब बहुत सारी गतिविधियों में इसकी क्या है, उपयोगिता हो चुकी है। किसकी, परिवहन की। परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादने वाला, उतारने वाला, टिकट संग्राहक आदि। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग अपना रोजगार पाते हैं। मतलब परिवहन में बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आप देख रहे हैं कैसे लोग शामिल हो रहे हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया। परिवहन मतलब आप
अगर परिवहन आपको करना है, जाना है एक जगह से दूसरे जगह, वस्तुओं को ले जाना है, ले आना है, तो आपको वहाँ पे गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर के लिए उसमें कंडक्टर भी होता है। अगर मतलब आप जो इसमें आप पैसेंजर करते हैं, जिसमें मनुष्य जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो कंडक्टर भी रहता है बस, उसमें सामान लादने वाला, उतारने वाला, टिकट चेक करने वाला। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को, भारी संख्या में लोग अपना रोजगार इसमें देखने को मिलता है। परिवहन के कारण पर्यटन विभाग में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने भी जाते हैं, परिवहन का ही एक मतलब कह सकते हैं आपकी देन है, परिवहन का ही देन है, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने भी जाते हैं। और कहता है कि परिवहन की सुविधाओं के कारण औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आती है, क्योंकि इनके कारण वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब परिवहन के कारण क्या होता है, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो गतिविधियां होती हैं, इसमें भी आपको देखने के लिए तेजी मिलती है। आयात निर्यात जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो परिवहन जो है ये भी आपको तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा देने का बहुत बड़ा कारण है। व्यापार तो ये है, व्यापार के माध्यम से भी आप लोगों को सेवा दे रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो वो भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया। परिवहन भी आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया। और आप परिवहन के बारे में भी समझ गए कि परिवहन किसे कहते हैं। और देखिए यहां पर कुछ है कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ आपके कारक भी होते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो परिवहन को प्रभावित कर सकते हैं? तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जैसे आपने देखा होगा, देखिए टर्म समझिए कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। परिवहन की मांग, जैसे आपने देखा होगा छोटे मोटे गांव में आप देखिए बस नहीं जाती है, छोटे मोटे गांव में जीप नहीं जाता है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं। तो कहता है कि परिवहन की मांग जो होता है वो जनसंख्या के आकार से प्रभावित, जहां ज्यादा उसकी मांग रहेगा, जहां ज्यादा जनसंख्या रहेगा, वहां पे परिवहन सुविधाएं भी अच्छी दी जाती है। ठीक है, तो परिवहन की मांग जो है वो जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों का पर मार्ग निर्भर करते हैं। मतलब कि मतलब कह रहा है कच्चे माल की उपलब्धता, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, तो इन सभी पर क्या होता है, परिवहन का जो होता है कारक प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। फिर कहता है जाल तंत्र और पहुंच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक आप समझ लिए। अब जाल तंत्र और पहुंच, जैसे कहता है जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र योजक से मिलकर बनते हैं। योजक आप यूं कह लीजिए कि सड़क हो गया, तो जाल तंत्र जो होते हैं वो सड़क से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों की संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उद्गम और गंतव्य की बात किया जा रहा है। जैसे ए पॉइंट है और यहां से आपने चलना शुरू किया, आप गए बी पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर गए, तो कहता है कि एक उद्गम स्थल और दूसरा हो गया गंतव्य बिंदु। और कहता है इसके सहारे बड़े कस्बा, एक, दो या दो से अधिक मार्ग। अब मान लीजिए फिर इधर से भी एक मार्ग आ गया आपका, इधर सी और डी हो गया आपका, सी और डी। तो यहाँ पर जो बना ना, यहाँ पर जो कस्बा हुआ, यहाँ पर जो कस्बा आपका हुआ, इसको क्या कहा गया दोस्तों, इसको कहा गया बड़ा कस्बा नोड होता है। क्या हो गया, नोड हो गया। और ये क्या हो गया, देखिए प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है, देखिए ये क्या हुआ, ये सड़क हो गया, ये दो नोडों को जोड़ रहा है, दो नोडों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका योजक हो गया। मतलब वही सड़क आप कह सकते हैं। तो प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान को सुसंबद्ध, मतलब बहुत सारी सड़कें होती हैं जो स्थान को सुसंबद्ध मतलब अच्छे से जोड़ती है। तो वही बात कहा जाता है कि जब विकसित जाल तंत्र होगा तो ज्यादा सड़कें होगी, और ज्यादा सड़क होगा तो अनेक योजक। वही बात, योजक का मतलब आप जनरली सड़क ही समझिए, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर कंसेप्ट, ये समझिए। और देखिए जितना ज्यादा सड़क का विकास होगा तो उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट किस चीज में सहायता करता है जी, पर्यटन में भी देखने के लिए सहायता करता है, औद्योगिकरण में भी। तो मतलब तृतीय क्रियाकलाप में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किससे, तो ये आपके सड़क से, परिवहन से, जाल तंत्र है, इन सबसे आपको ज्यादा देखने के लिए उसमें सहायता करता है। तृतीय क्रियाकलाप में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। संचार, देखिए आपको यहाँ पर तीसरा टर्म्स पढ़ना जो था मेरे भाई, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपको देखिए यहाँ पे संचार ही पढ़ना था। तो दूर संचार और दृश्य श्रव आपको ये पढ़ना है। तो आइए हम लोग संचार के बारे में पढ़ लेते हैं। चीज़ों को ऐसे पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अगर हम लोग संचार के बारे में पढ़े, कम्युनिकेशन, तो संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है। ठीक है,
मतलब संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया। शुरुआत में संचार परिवहन पर ही निर्भर था, लेकिन बाद में टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट आदि की सुविधा होने के कारण संचार परिवहन से मुक्त हो गया। मतलब स्टार्टिंग टाइम में आपने पता होगा आपको कि पक्षियों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, मतलब जानवरों के द्वारा क्या कहता था, परिवहन के माध्यम से संचार को एक जगह से दूसरे जगह अपने शब्दों को, अपने मन के बातों को पहुंचाया जाता था। तो कहता है कि संदेशों और तथ्यों के विचारों को प्रेषण शामिल है। और इसको पहले क्या कहता था, जब हम लोग के यहाँ टेलीफोन, मोबाइल ये सब आ गया, इसकी सुविधा हो गई, तब हम लोग का जो संचार है वो परिवहन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। अन्यथा परिवहन जो था पहले संचार में भी सहायता करता था। आज तो हम लोग के पास व्हाट्सएप है, फोन है, मोबाइल है, तब से किसी को क्या करते हैं, कम्युनिकेट, जो भी बातें करनी है वो कर लेते हैं। तो यही बात कहता है कि पहले का जो संचार था वो परिवहन से होता था, परिवहन के माध्यम से होता था, लेकिन अभी क्या है कि अब का संचार परिवहन से मुक्त हो गया है। कुछ संचार सेवाएं निम्नलिखित है, जैसे दूर संचार, आपका रेडियो और टेलीविजन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, और भी आपके इंटरनेट और उपग्रह सेवाएं, इन सभी के माध्यम से आप संचार कर पाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कर पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपने मन के बातों को, विचारों को, भावों को एक जगह से दूसरे जगह आप भेज सकते हैं। क्लियर, अपनी बातों को भेज सकते हैं। दूर संचार का प्रयोग, तो देखिए दूर संचार जो आपका है, मतलब दूर संचार करना, तो दूर संचार का प्रयोग जो होता है विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया, और मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया। कहने का मतलब कि जैसे ही आपको विद्युतीय प्रौद्योगिकी आया, तो विद्युतीय प्रौद्योगिकी में जैसे मोबाइल, दूरभाष ये सब जैसे आपके बन गए, तो इसके बनने के बाद, इन सभी के आविष्कार के बाद से जो आप मतलब संचार जो होता था वो आप सप्ताहों में करते थे, वो समय सप्ताह मिनटों में बदल गए। ठीक है, मिनटों में बदल गया, और ये डायरेक्ट हो गया और तत्काल बन गया। मतलब अब इसमें डायरेक्टली आप किसी को कम्युनिकेट करना है, कोई चीज़ बताना है, तो आप दूर तक संचार कर सकते हैं। किसके आने से? दूरभाष आने से, टेलीफोन आने से, इन सभी से आपका हो गया। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों और चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं, और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। रेडियो के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा क्या होता था, तो जनसंचार किया जाता था, लोगों को न्यूज़ के माध्यम से सब चीज़ बताया जाता था ना। तो छोटा छोटा टर्म्स है, ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि समझाना है। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष को सूचना का प्रसारण करता है। जो उपग्रह संचार होता है, सैटेलाइट होता है, ये क्या करता है, पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करता है। सूचनाओं का क्या करता है, ये प्रसारण करता है। तो चीज़ें समझ में आ रही है जी, एकदम समझ में आना चाहिए। सब छोटा छोटा टर्म्स है। दूर संचार, कम्युनिकेशन आप नहीं समझ रहे, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन के द्वारा क्या होना चाहिए, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। सेवाएं, तो सेवाओं में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जनरली आप सेवा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेवा को देखिए, सेवा विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण हो गया परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या होता है, लोग और उद्योग दोनों को चलाता है। तो कहता है जैसे निम्न स्तरीय सेवाएं हैं, जिसमें पंसारी की दुकानें, जहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है, तेल, नमक, धनिया, मिठाई। धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवा जैसे लेखाकार, परामर्शदाता, ये सब हो गए। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। देखिए सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत, देखिए यही पॉइंट तो मैंने आपको शुरू में बताया था। तृतीय क्रियाकलाप का मैंने अर्थ यही बताया था कि जो भुगतान करेगा, भुगतान के बदले अगर आपने सेवा प्रदान किया है, सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। मतलब वैसी सेवाएं जनरली वही बात है, अगर कोई भुगतान करेगा तभी उसको सेवा क्या होगा, उपलब्ध होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे क्या किया है, भुगतान किया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं, तो इनको भी पैसे चाहिए ही भाई। मतलब ये भुगतान अगर आप कीजिएगा तभी अपना सेवा देंगे। अध्यापक हो गए, एग्जाम्पल देख लीजिए, वकील, चिकित्सक, संगीतकार, अन्य मानसिक श्रम करते हैं। अनेक महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण है अथवा निष्पादन प्रायः सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। मतलब सेवाओं का जो ये सब जो सेवाएं हैं वो सरकार और कंपनियों के द्वारा किया जाता है, ये चीजें कही जा रही है। अब सेवा में देखिए, तो तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग, तो कहा जाता है कि अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है, शुरू में भी मैंने
आपको बताया था कि विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, लेकिन जहां की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है वहां के मात्र 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित है अथवा घट रही है। तो जितना ज्यादा स्किल होगा, जितना ज्यादा लोग विकसित होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। तो कहता है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहां के ज्यादातर जो श्रमिक हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो क्या रहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। पहले अपने यहाँ भी नहीं देखते थे, आप भारत की बात कर लीजिए तो पहले भारत में सब लोग गांव में खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है अपना, मतलब जिस तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न। लेकिन आज देखिए, आज लोग किसी का घर बनाने चले जाते हैं, मजदूर लेबर करके डायरेक्ट चाहते हैं कि मुझे पैसा मिले, पैसा के बदले मैं सेवा प्रदान करूं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे देश का विकास होता है वैसे वैसे लोग भी क्या होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में उनकी सहभागिता, संलग्नता क्या होती है, तो बढ़ती है। क्लियर। चलिए, पर्यटन देखिए, टूरिज्म, तो पर्यटन जो है ये भी एक तृतीय क्रियाकलाप का ही उदाहरण है। तो कहता है कि मात्र मनोरंजन के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थान एवं कार्यस्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। कहने का मतलब कि पर्यटन जो होता है वो खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, प्रमोद के लिए किया जाता है। और यही कहता है कि पर्यटन जो होता है वो विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना, अस्थायी रूप से विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना ही पर्यटन कहलाता है। पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में अग्रणी स्थान रखता है। मतलब सबसे अगर बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कोई है तो वो क्या है, पर्यटन है। क्यों सर? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग संलग्न होते हैं। आप पर्यटन कीजिए ना, तो पर्यटन करने में आप देखिए बहुत ज़्यादा लोगों को सेवाएं मिलेगी। जैसे आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला कहीं घूमने जा रहे हैं, तो देखिए कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब एक ड्राइवर से लेके हर जो होटल वाला से लेके आप जितनी भी सेवाओं को ले रहे हैं, सबके बदले आप कुछ ना कुछ भुगतान करें, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्या हो रहे हैं, संलग्न हो रहे हैं, उनकी सहभागिता इसमें हो रही है। इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा खरीदारी जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तिगत को नियुक्त किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। तो पर्यटन जो है वो सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है जी? पर्यटन आपका हो जाएगा। पर्यटन के बारे में कहा जाता है कि आज यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। पर्यटन ने लगभग 25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है और पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन अनेक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और पर्यटन आधारित संरचना, उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग को पोषित करता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपके लोगों की संलिप्तता होती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अब कहता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला तो मांग ही आपको पर्यटन को प्रभावित करेगा। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का माइंड स्ट्रेस अब हो जाता है, तो लोग घूमने के लिए अब पहले से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और साथ ही साथ जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन देशों में देखा गया है कि हमारे यहाँ सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होती है ना, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में अब 2-2 दिन छुट्टी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है 2 दिन छुट्टी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेगा, घूमेगा। पैसा है तो घूमेगा, और जब घूमेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होंगे। और जब तृतीय क्रियाकलाप में लोग संलग्न होंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में अब सप्ताह में 2-2 दिन की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, अमेरिका में 2-2 दिन की छुट्टी पे भी मुहर लग गई है। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। परिवहन के बारे में, तो परिवहन के सुविधा होने के कारण भी क्या हुआ है, तो पर्यटन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आया है। जैसे अब घूमने के लिए तो एरोप्लेन से भी आप जा सकते हैं, रेलवे से भी जा सकते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण या सड़कें बन गई अच्छी, तो परिवहन में भी सुधार हुआ। पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने घरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ दिया। तो कहता है कि मतलब वायु परिवहन के आने से घरों को विश्व के सभी पर्यटक स्थलों से जोड़ दिया। नहीं, अब जहां जाने का मन है, पैसा अगर है तो आप तुरंत जा सकते हैं। तो यही बात कहती है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है आपके, तो मांग हो गया और परिवहन भी आपके कारक हो जाते हैं। और पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु। अगर कहीं पे हम लोग घूमने जाते हैं तो जलवायु वहाँ की अच्छी जलवायु हो तो हम लोग वहाँ घूमने के लिए पसंद करते हैं। भूदृश्य, जैसे मान लीजिए आप केरल उरल साउथ इंडिया में क्यों घूमना चाहेंगे, वहाँ गए तो हरियाली देख रहे हैं, बड़े बड़े आप नारियल के पेड़ देख रहे हैं, तो इन सभी भूदृश्य भी आपको क्या करता है, आकर्षित करता है पर्यटन को। और इतिहास एवं कला, स्मारक
देखने के लिए, इतिहास देखने के लिए, क्या हुआ था क्या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, संस्कृति भी देखने के लिए लोग क्या होते हैं, ललायित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक आपके हैं जैसे जलवायु, भूदृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। जलवायु में कुछ ठंडे देशों में पर्यटकों को गुनगुनी धूप में पुलिन और मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। जैसे दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर भूदृश्य की बात करें तो कुछ लोग मनोरम और मनोहर पर्यावरण की छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटक जो होते हैं पर्वतों पे, झीलों पे, दर्शनीय समुद्र तटों पे मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनते हैं, जो मतलब शुरुआती से लेकर अभी तक में वैसा ही है। तो मतलब देखने के लिए भूदृश्य भी क्या होता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतिहास एवं कला भी आपका प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित स्थल एवं पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल होते हैं। जैसे लोग मोहनजोदड़ो का देखने जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता को देखने जाते हैं, बड़े बड़े राजाओं के किला को देखने जाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, तो मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को जो पर्यटन होता है लुभाता है और घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। उदाहरण के लिए गोवा के हेरिटेज होम्स, कर्नाटक के मेडिकरे और कुर्ग में। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी लोगों को क्या करती है, पर्यटन के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये सब आपके कारक थे। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है जी, तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। एक वर्ड में तो इसका आंसर है कि जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाए तो उसी को हम लोग चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देश जो अभी विकास कर रहे हैं, चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण है इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना तथा साथ ही चिकित्सा उच्च स्तरीय भी होना। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। अब आपका है चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आपने तृतीय क्रियाकलाप में जनरली व्यापार के बारे में पढ़ा, और परिवहन के बारे में, संचार के बारे में और सेवाओं के बारे में, पर्यटन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबके बारे में कुछ कुछ आपने जानकारियां इकट्ठा करी, जैसे कि पर्यटन के प्रभावित करने वाले कारक, आकर्षित करने वाले कारक। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग को पढ़ना है चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो चतुर्थ क्रियाकलाप भी मेरे भाई ये सेवा सेक्टर से ही संबंधित है। जनरली इसमें क्या है कि थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, जैसे इसमें थोड़ा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इसमें सम्मिलित होंगे। इन्वॉल्वेशन जो होगा पढ़े लिखे लोगों का, वेल स्किल लोगों का इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे आप देख रहे हैं चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानमुख सेक्टर है। मतलब कैसा है, ज्ञानमुख सेक्टर है। प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में लोग चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। अगर सेवा में वृद्धि होगा तो समझ आइए कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सेवा में अगर वृद्धि होगा तो अर्थव्यवस्था क्या है, बढ़ रही है, अच्छी अर्थव्यवस्था हो रही है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, मैंने आपको बोला ना तृतीयक और चतुर्थक समझिए सेम ही है, बस चतुर्थक में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोग। तो अगर आपको यहाँ पर तृतीयक और चतुर्थक की बात करें तो कह रहा है कि अध्यापक आपकी तृतीयक श्रेणी में भी है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न है होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक में शामिल हो जाता है। मतलब उसका जब स्किल जो है मेरे भाई वो ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा मेहनत करता है, स्किल ज्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं। अध्यापक सब है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब किसी टीचर ने क्या किया, पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजों का आविष्कार कर दिया तो वो चतुर्थक में आ जाएंगे। यानी कि ये ज्ञानमुख सेक्टर है, ये इसका कहने का मतलब हुआ। चतुर्थ क्रियाकलाप एक विशिष्ट और जटिल प्रकार की क्रिया है। इसका संबंध ज्ञान से संबंधित है। इसके अंदर शिक्षा, सूचना, शोध और विकास का काम शामिल है। एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। यह उच्च बौद्धिक व्यवस्थाओं से संबंधित है जिसका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के नए विचार देने से है। यह मतलब उच्च बौद्धिक व्यवस्थाओं से संबंधित है जिसका दायित्व क्या है, चिंतन, शोध और विकास के नए विचार देना है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अथवा सूचना का उत्पादन, मतलब इसमें सूचना से संबंधित सेक्टर आपके संबंधित हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में। क्लियर? तो ये भी तृतीय और चतुर्थ में ज्यादा कोई अंतर है नहीं। पंचम क्रियाकलाप है, तो पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचनाएं, उनके पूर्ण गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर आधारित है। पंचम भी है तो ज्यादा कोई मतलब परिवर्तन नहीं है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम में थोड़ा आपको मतलब डिफरेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा तो आराम से कर सकते हैं।
तो पंचम क्रियाकलाप कहता है कि नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पूर्ण गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर यह आधारित है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है। मतलब कहता है कि स्वर्ण कॉलर किसको कहा जाता है, पंचम क्रियाकलाप वाले लोगों को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, और यह जो व्यवसाय है वो तृतीयक सेक्टर का ही एक क्या है, तो उप विभाग है। मैंने बोला ना, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम सब सेवा से ही संबंधित है, बस इसमें कैटेगरी बंट जाता है। अगर ज्यादा नॉलेज गेन है भाई, अब आपको कोई परामर्श दे रहा है घर बनाने के लिए, तो सिंपल सा बात है कि उसने बहुत अच्छा उस चीज में नॉलेज गेन किया है, स्किल उसके पास बहुत अच्छा है, ठीक है, तो स्किल बहुत अच्छा है, तब जाकर वो आपको क्या रहा है, परामर्श दे रहा है। तो ये आपके चतुर्थक में आ जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे। इन चीज़ों को आपको समझना है। जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों होते हैं, सरकारी अधिकारियों होते हैं, अनुसंधान वैज्ञानिकों होते हैं, वो वित्त एवं विधि परामर्शदाता होते हैं, ये सब क्या होते हैं, उच्च वेतन वाली कुशलताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको ज़्यादा वेतन मिलता है, उच्च वेतन वाले हैं, तो ये आपके पंचम क्रियाकलाप में आ जाएंगे। तो तृतीयक, चतुर्थ और पंचम आप जरा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तृतीयक तो आपको जनरली समझ में आ गया, चतुर्थक का भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, और पंचम का भी कुछ आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, पंचम क्रियाकलाप कहता है नीति निर्धारण और निर्णय स्तर के सर्वोच्च स्तर के क्रियाकलाप पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे नूतन धारणाओं की स्थापना, वर्तमान या नई धारणाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उनका स्पष्टीकरण करना, नई तकनीकों के आविष्कार, उपयोग के हानि लाभ का आकलन करना, इसके कुछ उदाहरण हैं। इनके विशेषज्ञ कंपनियों का सर्वोच्च लाभ के पद पर सीईओ जो होते हैं, सरकारी कार्यालयों के प्रमुख होते हैं, वित्त प्रमुख होते हैं, न्याय शोध संस्थानों के प्रमुख होते हैं, ये सब आपके पंचम क्रियाकलाप में जनरली आते हैं। परंतु देश के विकास का स्तर बहुत हद तक इन पर निर्भर करता है। मतलब पंचम क्रियाकलाप के जो लोग होते हैं, किसी देश का नीति निर्धारण ये सब करते हैं, वित्त विभाग को देखते हैं, कंपनी के सीईओ जो होते हैं बड़े माइंड वाले होते हैं, उनको अच्छा वेतन मिलता है सेवा के बदले, तो वो सब आपके पंचम क्रियाकलाप में आ जाते हैं। बाह्य स्रोतन क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, तो देखिए बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता सुधारने और लागतों को घटाने, एनसीईआरटी का थोड़ा सा पॉइंट है जो कि आपको पढ़ाया गया, तो मैं भी आपको समझा दूं, छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि इससे भी एग्जाम में सवाल अब बन रहे हैं। सुधारने तथा लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना या किसी संगठन में अपने कर्मचारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति समूह या कंपनी से काम करवाना बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। बाह्य स्रोतीकरण मतलब कहीं से, मतलब लोगों को बुलाकर अपने कंपनी में लोगों के, बाहरी व्यक्तियों के समूह को या कंपनी से अपने यहाँ काम करवाना, ये बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसी को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। मतलब बाह्य स्रोतीकरण कहने का मतलब हो गया कि ठेका देना हो गया, दक्षता मतलब सुधारना हो गया, और कहने का मतलब लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना। ठीक है, कोई बाहरी अभिकरण है उसको काम सौंप दीजिए, इंजीनियर को काम सौंप दीजिए, तो ये किसी संगठन में अपने कर्मचारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति समूहों या कंपनियों से अपना काम करवाना, किसी संगठन में बाहरी व्यक्तियों से काम करवाना ही बाह्य स्रोतन कहलाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। बाह्य स्रोतन, व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन बीपीओ हो गया, तो कहता है योग्य नवयुवकों एवं नवयुवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है, और बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यवसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। जैसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग आप देखिएगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग देखिएगा, ये तो आपका व्यवसाय बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हो गया, और ये आपका नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हो गया। तो इसमें कई क्षेत्रों को बढ़ाया गया, जैसे ई लर्निंग, आंकड़ा प्रक्रमण, ई बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि। तो इन सब में जो होता है आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोतन की सहायता ली जाती है दक्षता को सुधारने के लिए, किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे जगह से लोगों को अपने काम में शामिल करना। अंकीय विभाजन, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझिएगा, चैप्टर से थोड़ा सा हटा सा टर्म्स है लेकिन समझ लीजिए। देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाली अवसरों का वितरण पूरे पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। मतलब
सूचना और प्रौद्योगिकी के स्तर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसी को कहा गया अंकीय विभाजन, मतलब डिजिटल डिवाइड। क्या हो गया है? डिजिटल डिवाइड हो गया कि कुछ देश बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ देश जो है प्रौद्योगिकी के मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत पीछे हैं। इसी को कहा गया डिजिटल डिवाइड, मतलब अंकीय विभाजन। देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी का विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। जैसे आप देखिए, अगर 5G लॉन्च हुआ तो पहले शहरों में दिया गया, गाँवों में नहीं दिया गया। तो वही कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का कहीं पे अच्छा पहुँच, कहीं पे खराब पहुँच, कहीं पे पहुँच ही नहीं, यही जो होता है वो डिजिटल डिवाइड मतलब अंकीय विभाजन कहलाता है। ये चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर मैं आपको इस चैप्टर को, अगर मैं आपको एक बार मैं जल्दी से समझाऊं तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा। इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया था, फिर आपको सेवा सेक्टर के बारे में मैंने बताया, तृतीय क्रियाकलाप का मैंने डेफिनेशन पढ़ाया, किस प्रकार से तृतीय क्रियाकलाप में जो संलग्नता होती है, तृतीय क्रियाकलाप के बारे में चीज़ों को बताया कि इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, पैसे के बदले सेवा दिया जाता है। फिर इन चीज़ों को समझाया आपको। व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया। देखिए, व्यापार और वाणिज्य के बारे में इसके ग्रामीण विपणन केंद्र और जो आपके शहरी विपणन केंद्र है, नगरीय हैं। परिवहन के बारे में तो अच्छे से आपने समझ लिया। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन जाल तंत्र और पहुंच, परिवहन कम्युनिकेशन सिस्टम को आपने पढ़ा, दूरसंचार को आपने पढ़ा, सेवाएं आपको समझ में आ गई होगी। सेवाओं को जो आपके क्रियाकलाप होते हैं, पर्यटन बड़े इंपॉर्टेंट है, पर्यटन आपने पढ़ लिया। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, आकर्षित करने वाले कारक, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप भी आपको समझ में आ गया। कुल मिलाकर आपको इधर पंचम क्रियाकलाप, दो आपके यहाँ टर्म्स थे, आउटसोर्सिंग के बारे में, बाह्य स्रोतन, ये भी समझ में आ गया। जब बाहरी लोगों को अपने यहाँ काम पे बुलाना है, उनको अपने समूह में उनकी संलग्नता जो होती है दक्षता सुधारने में, ठेका देने में, यह आपको बाह्य स्रोतन कहा जाता है, आउटसोर्सिंग। फिर उसके बाद अंकीय विभाजन भी आपने समझ लिया कि सूचना प्रौद्योगिकी का, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सभी देशों में एक जैसा पहुंच नहीं है, सभी क्षेत्रों में एक जैसा पहुंच नहीं है। इसी को अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड कहा गया। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो चैप्टर में ज़्यादा कुछ दम नहीं था, लेकिन हाँ, चैप्टर बिल्कुल ज़्यादा दम नहीं था। चैप्टर में छोटे छोटे टर्म्स थे जो कि आपको बस समझने थे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई होगी तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया नहीं। और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आप सबको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग प्रतिदिन आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेते हैं, तो आप लोग लाइव क्लासेस में भी जुड़िए और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे साथ कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।